आज की वीडियो के अंदर हम एक अनफिल्टर्ड टॉक करने वाले हैं कि किस तरीके से बवाल हो रखा है पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। कई जगहों पे स्टार्टअप्स ने मजाक कर रखा है अपनी वैल्यूएशन के ऊपर। कहीं पर कंपनियां लॉस कर रही हैं और उनके फाउंडर्स फ्रॉड कर रहे हैं। और कहीं पे हम देख रहे हैं कि कॉमेडी शो बन गया है स्टार्टअप्स के अराउंड। तो आज हमारे साथ में आदित्य जी फिर से है। लास्ट हमने जो वीडियो करी थी वहां पर हमने आपको बताया था किस तरीके से आपको फंडिंग रेज करनी चाहिए। ये एक माइक्रो वीसी कंपनी के सीईओ है और आज ये हमको कुछ स्टार्टअप के बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या गलत हो रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में और हमको उससे क्या समझना चाहिए। Thanks, Sahil, for having me again. Indeed, a pleasure, यार, to have speaking to you again. ऐसा एकदम बढ़िया फील होती है एंड आज बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ट्रेंडिंग। देखेंगे कि स्टार्टअप्स के लिए क्या ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। तो जो अभी कॉमेडी सर्कस चल रहा है, मतलब शार्क टैंक सीजन 1 वाज वेरी गुड। मुझे लगता है कि बिजनेस जो वैल्यूएशन, फंडिंग, कैक, एलटीवी, ये सारे कंसेप्ट जो घर तक पहुंचे वो शार्क टैंक सीजन 1 मासेस तक लेके आया। पर उसके बाद से ये थोड़ा सा कॉमेडी शो या फिर हम कह सकते हैं ये रियलिटी शो की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं तो शार्क टैंक के साथ थोड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ, मतलब सीज़न 1 से थोड़ा सा मुझे इनसाइड व्यू भी है। तो सीज़न 1 जब आया था ना, तो एक वीसी फर्म है, आई विल नॉट टेक द नेम, बट वो जो है स्टार्टअप सिलेक्ट करते थे, राइट, एंड सारी क्वालिटी मॉनिटर करते थे कि जो स्टार्टअप्स अच्छे जा रहे हैं वो क्वालिटी के जाएँ शार्क्स के सामने। बट जैसे ही सीज़न 2 स्टार्ट हुआ, इवन सोनी को भी कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत बड़ा बन सकता है एंड इस आइडिया में काफ़ी मेरिट है। तो कहीं न कहीं फिर वो वीसी फर्म हट गई, राइट? सोनी ने खुद स्टार्टअप सेलेक्ट करने स्टार्ट कर दिया और खुद कहीं न कहीं टीआरपी का एंगल डाल दिया, जहाँ पे काफ़ी सारे आप देखोगे स्क्रिप्टेड जोक्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे स्क्रिप्टेड पिचेज़ हो रही है, राइट? शार्क्स मतलब आप देखोगे कि टॉयज़ को ऐसे छू के बता रहे हैं कि ये तो काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे हार्ड वाला दो, मैं ये खाऊँगा, मुझे वो वाला दो। तो फंडिंग को एक कहीं न कहीं एक मज़ाक सा बना के रखा हुआ है। और मैंने तो इनफैक्ट सुना है, एक फाउंडर ही बता के गए थे मुझे शार्क टैंक वाले ऑफ कैमरा कि भाई कट्स चलते हैं। मतलब किसी ने बोला आप फंडिंग लेने आए हो, आपके बस की कुछ नहीं है। वो कहते कट, मजा नहीं आया, थोड़ा और एग्रेशन से बोलो। एग्ज़ैक्टली। ये तो गलत बात है ना। एक पिच में आप सुनोगे, उसने बोला कि ये ऑफ़र पिच करते हैं, एयर हो जाएँगे, राइट? और उसने पूरे कैमरा, पूरे एक टीवी शो के सामने एक स्क्रीन जब रिकॉर्डिंग चल रही है तब बोला कि एयर हो जाएँगे। मतलब हम यहाँ पे देखो कि क्या ही मज़ाक बना के रखा हुआ है कि इट्स ऑल ऑन मार्केटिंग एंड नथिंग एक्चुअली ऑन ऑन फंडिंग, एंड तभी कहीं न कहीं आप देखोगे कि ये शो की टीआरपी भी गिरते जा रही है दिन भर दिन। और अब तो जो लेटेस्ट सीजन 3 आया है वो तो सीधा ओटीटी आया है, टीवी पे आया ही नहीं। तो मतलब जो एक्चुअल हाइप क्रिएट हुआ था, इनफैक्ट सीजन 3 तो बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं है। मैंने पर्सनली एक सीरीज शुरू करी थी, शार्क टैंक सीरीज, जहां पर मैं क्या करता था, जो सीजन आता था, पूरा एपिसोड आता था, उसका पूरा रिव्यू करता था। और उस रिव्यू के अंदर जो टेक्निकल वर्ड्स बोले हैं, मेरे ओपिनियंस क्या है, क्या वैल्यूएशन सही थी या नहीं थी, वो ओपिनियन देता था। ये सीजन आया तो मैंने कहा शुरू करते हैं। मैंने 2-3 एपिसोड करे, उसके बाद मेरे को देखना ऐसा लगने लग गया भाई क्यों देख रहा हूँ मैं। क्योंकि आप भी समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है। हाँ, मतलब आप देखो ना कि फंडिंग जो एक इवेंट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टार्टअप के जर्नी के लिए, बिकॉज़ फंडिंग एक्चुअली के साथ आप ग्रो कर सकते हो फास्ट, और आप जो बिज़नेस एक 10-12 साल में करता है, आप एज़ अ स्टार्टअप वो फंडिंग उठा के अगले 4 से 5 साल में कर सकते हो। बट कहीं न कहीं आप वहीं पर ये देखो कि थ्रू दिस, ऑफ कोर्स थ्रू दिस रियलिटी शो, एक कितना गलत मैसेज जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उनको ऐसा लगता है कि एक 10 मिनट के पिच करो और फंडिंग मिल जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि इमोशनल ड्रामा दिखाओ और लोग इमोशनल हो जाएँगे, इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा और इमोशनल सेंटिमेंटल कर दो। बट वो चीज़ वर्कआउट नहीं होती है। एक्चुअल जो फंडिंग होती है वो फंडामेंटल्स पे होती है। वो बिज़नेस के मेरिट्स पर होती है, बिज़नेस के ग्रोथ पोटेंशियल पर होती है। कभी भी वो सिर्फ़ इस बात पर नहीं होती है कि कितना इमोशनल एलिमेंट है वो, या कितना सेंसिटिव है वो फाउंडर, या कितना ड्रामेटिक है वो फाउंडर। ये सब एस्पेक्ट्स बिज़नेस के वैल्यूएशन का तो पार्ट ही नहीं है। बट क्योंकि वो चाहते हैं कि टियर 2 की, टियर 3 की ऑडियंस इसको ना सिर्फ देखे बट रिलेट भी करे, जो कि हमारी डेली सोप्स का एक कहीं न कहीं परसेप्शन बना हुआ है। तो इसीलिए फंडिंग वो दिखाए जा रहे हैं ऐसे तरीके से। और सबसे बड़ी बात तो ये फंडिंग हो भी रही है और मिल भी नहीं रही है। सीजन 1 में तो ठीक था, एग्ज़ैक्टली। एकदम बवाल होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद में सीजन 2 में सुना शायद ठीक हुआ था।
हाँ जी, फिर सीजन 3 फिर खराब हुआ है। एग्जैक्टली। सीजन 1 में कहीं ना कहीं क्लोजर रेट जिसे हम कहते हैं कि डील्स पिचिंग टू एक्चुअली डील्स रिसीविंग मनी, वो समवेयर अराउंड 60%। सीजन 2 में दैट नंबर वेंट अप टू 90%, समवेयर अराउंड दैट। बट सीजन 3 में वापस से वो 50% के आसपास आ गया। हाँ, थोड़ा समझा दो ऑडियंस को एक क्लोजर रेट क्या है। क्लोजर रेट मैं आपको बताता हूँ। अब शार्क टैंक पे कोई पिच आई, कोई स्टार्टअप आया, स्टार्टअप ने पिच करा, उस 10 मिनट के सेगमेंट में उसको फंडिंग मिल गई, ठीक है। बट उसको फंडिंग मिल गई इज नॉट इक्विवेलेंट टू फंडिंग उसके बैंक अकाउंट में आ गई। ऐसा नहीं है कि उस एपिसोड के बाद शार्क्स उसको चेक लिख देंगे और वो अगले दिन जाके पैसा ले सकता है। उसके बाद जो है एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कंपनी के जितने भी बिजनेस हैं, जो भी उसने क्लेम करा है शार्क के टैंक की पिच पर, उसके क्लेम्स जो है वो वैलिडेट या वेरीफाई होते हैं। उसके पिच के बाद ही आप एक्चुअली, जब वो क्लेम्स वेरीफाई हो जाते हैं, वो भी 2-3 महीने का प्रोसेस होता है, उसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, जिसमें बिजनेस का लीगल, अकाउंटिंग, टैक्स, सब कुछ होता है उसमें। उसके बाद आपको एक्चुअल फंडिंग मिलती है। तो ये जो हुए नहीं है उसका एक रीजन क्या है? अगर देखो, लड़ने वाले तो सब ये कह रहे हैं शार्क से आते हैं भाई वो कंपनी गलत थी, जो कंपनी वाले हैं वो कहते हैं शार्क गलत थे। बट अगर मैं इनसाइडर एज अ वीसी ग्रुप का पार्ट आपसे पूछूं कि प्रॉब्लम कहाँ थी, क्या ड्यू डिलिजेंस में कंपनियां फेल हो रही थी या फिर शायद नीयत नहीं थी? ऐसा देखा गया कि पिच आएगी, पिच के बाद में अगर वैल्यूएशन बढ़ेगी, सेल आएगी तो हम लगा देंगे, अगर पिच फ्लॉप जाएगी, टीवी के ऊपर नहीं चलेगी तो हम नहीं लगाएंगे। आई थिंक मैं आपको ना ये इसका एक बहुत ही क्लियर आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज अगेन विदाउट नेमिंग, मेरी खुद की कंपनी जो शार्क टैंक पे पिच हुई थी, हमारी पोर्टफोलियो कंपनी, उसमें एक शार्क ने कमिटमेंट दी थी, बट शार्क ने कभी इन्वेस्ट नहीं करा। इक्विटी ले ली कंपनी की, बट कभी इन्वेस्ट नहीं करा। नियत की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखो, जो मोस्टली फाउंडर्स कह रहे हैं कि क्यों उनको फंडिंग नहीं मिली, वो कह रहे हैं कि शार्क्स फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अगर शार्क्स कह रहे हैं कि फाउंडर्स की कंपनी चेंज हो गई या फंडामेंटल्स चेंज हो गए, आप एटलीस्ट फोन उठा के तो ना बोलो। बट फाउंडर्स कह रहे हैं कि शार्क्स फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जब आप फोन ही नहीं उठा रहे हो तो मतलब आपकी नीयत नहीं है, राइट? आपकी नीयत नहीं है, तभी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आप तभी आप शो पे सिर्फ टीआरपी के लिए कमिट कर देते हो, दिखाने के लिए कि हाँ मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टर हूँ कि मैंने 30 डील्स या 40 डील्स में कमिट कर दिया। बट जब मैं एक्चुअल में डालने पे आता हूँ, मैंने 4 या 5 डील्स में डाला। बट वो वाली रियलिटी जो है ना, वो टीवी पर नहीं आती है, वो बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि हम इकोसिस्टम का पार्ट है, इसलिए वी कैन टेल। बट वो एक चीज वहां पर तभी क्लोजर रेट कम है, और तभी नियत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, कुछ केसेस में हो सकता है कि बिजनेस ने जो क्लेम करा वो डिलीजेंस मैच नहीं हुई, बिजनेस चेंज हो गया, लॉसेस पर आ गया, क्योंकि 3 महीने का प्रोसेस है, मे बी प्रॉफिटेबल था, फिर 3 महीने अच्छा नहीं ग्रो करा तो लॉस पर आ गया, क्योंकि स्टार्टअप बहुत जल्दी चेंज होता है। तो शार्क्स का नहीं मन करा इन्वेस्ट करने का, वो हो सकता है, बट हर केस में तो नहीं हो सकता ना। कुछ केसेस तो नियत पर भी आते हैं। और मैं एक और सवाल यहाँ पे निकल के आता है, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टअप के अंदर, मतलब फंडिंग लेने के लिए आ रहा है शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मान रहा है वो एंजल राउंड ही कर रहा है, हाँ जी, वो एक बेसिक सीड फंडिंग के लिए आया है, वो एक गाइडेंस के लिए आया है, क्योंकि उसको शायद बिजनेस उस लेवल पे समझ में नहीं आता है। बट इस बार, इनफैक्ट मैं कहूँगा पिछले सीजन में भी हमने देखा था, इस बार तो मैं तभी ही नहीं देख पाया क्योंकि हेट कुछ ज्यादा ही था। शार्क्स सामने वाले को दबा रहे कि तेरे को कुछ नहीं आता, मैं इसलिए तेरे में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो उसको नहीं आता इसलिए तो वो पैसा वेस्ट करने के लिए आया है। एग्जैक्टली। अगर उसने बिजनेस, मैंने ऐसा देखा एक बंदे ने अच्छा खासा बिजनेस बना रखा था, ठीक ठाक रेवेन्यू कर रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट कर रहा है, उसके बाद भी उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, तेरे अंदर तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो क्या एक बंदा पैसा रेस करने के लिए आया था या गाली सुनने के लिए आया था? तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये भी टीआरपी की वजह से हो रहा है, या फिर अगर आप वीसी देखते हो कभी कोई एपिसोड तो आपको लगता है नहीं यार ये जस्टिफाइड बात कर रहा है, ये बात होनी चाहिए थी, या फिर नहीं? आई थिंक इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर है, फ्लाइंग बीस्ट, बहुत पॉपुलर है, गौरव तनेजा, वो अपने शार्क टैंक के पिच पर गए। शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं करा उसमें। जिन्होंने पिच देखी है उनको पता होगा कि शार्क्स ने मोस्टली रीजन दिया था कि ठीक है वो मल्टीपल बिजनेसेस में है, वायरलिटी जो एक प्रोडक्ट है, एक इन्फ्लुएंसर एक टाइम तक ही बना सकता है, उसके बाद चीज़ें टफ हैं। देखो, कहीं ना कहीं मैं अग्री करता हूँ एज एन इन्वेस्टर इन चीज़ों से, बट जैसे वो एग्जीक्यूट हुआ पूरा एपिसोड, जो एक शार्क है ऑफ कोर्स अनुपम मित्तल, उन्होंने स्टार्ट करा कि आप यूट्यूब से कितना कमाते हो। अब वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ही इसी तरीके से था कि वो कुछ टीआरपी बढ़े, उसका कुछ कुछ एक स्पाइस फैक्टर बढ़े, उसका एक्चुअल बिजनेस से लेना देना नहीं है इतना कुछ ज्यादा, राइट? आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी है कि वो जो स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछिए जो डायरेक्टली उस स्टार्टअप की ग्रोथ से इफेक्ट करते हैं। किसी की और साइड इनकम
इट शुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू कि उसका स्टार्टअप का बिजनेस ग्रोथ कितना है। अगर आप सोचो गौरव तनीला रिवर्स होकर ये पूछता कि अनुपम मित्तल आप शादी.com छोड़ो, आप ब्रांड एंडोर्समेंट से कितना कमाते हो, तो कहीं ना कहीं फिर टेबल्स वुड हैव टर्न्ड, राइट? तो इसीलिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उस बिजनेस में गलत कुछ नहीं है। वैसे आप देखोगे कि 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल्स, ऑलमोस्ट 19 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है, 34 करोड़ का इस साल क्लोज करेंगे, फिनोमिनल। मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट भी सही है, ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर रिपीटेशन आ रहा है, एग्जैक्टली ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर ट्रस्ट चाहिए होता है, प्रोटीन में मिक्सिंग बहुत है, तो आपकी ब्रांड वैल्यू से आप ट्रस्ट डाल पा रहे हो जिसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे। कल को आपका यूट्यूब चैनल डेड भी होता हुआ दिखाई देगा, बट कस्टमर रिपीट रहेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट शायद जिंदा रहेगा। एग्जैक्टली और तो वही तभी मुझे लगता है साहिल कि वो बिजनेस पे नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक पर्सन को टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं, जहाँ पे आप चीजों को पर्सनलाइज कर रहे हो और आप लोग को पर्सनल लेके जा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको टीआरपी मिल सके। आप किसी एक बंदे को गाली दोगे तो आपको पैसे ज्यादा लोग देखेंगे, आप बिजनेस को गाली दोगे तो शायद कम लोग देखेंगे। क्या सोनी को ये समझ में आ गया था तभी उन्होंने ये वाला जो सीजन किया वो खाली ओटीटी ओनली किया? क्योंकि उनको तो कट में समझ में आ चुका था, जब पूरा पूरा प्रोग्राम बना तब तक तो सब कुछ सही होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे वीसीज आए, बहुत सारे लोग आए इस बार, और मैं कहता हूँ कि उन लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अगर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मेरा ओपिनियन है कि अगर शार्क्स आ रहे हैं टीवी के ऊपर, वो इसलिए आ रहे हैं, इसलिए फंडिंग देने के लिए आ रहे हैं, उनको फ्री मार्केटिंग मिलती है। एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिनको शायद नहीं लोग जानते थे, पर शार्क टैंक पे आने के बाद में जो बंदे बैठे हैं उसके बाद में उनको फंडिंग भी मिली है, उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो वो अपना टाइम इसलिए लगा रहे थे कि भाई हमारा नाम हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट गेन होगा, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट बेच पाएंगे। एग्जैक्टली बट जैसे अभी इस साल टीवी पे नहीं आया, तो क्या अगला सीजन हम इनमें से कुछ शार्क्स देखेंगे जो आएंगे आगे? अगर अपनी बात करके चलो, अगर आप होते उनकी जगह तो आप अगले राउंड अगली बार जाते भी? क्योंकि मेरे हिसाब से तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, फ्लॉप है। सीजन 3 इज फ्लॉप मेरे हिसाब से। ज्यादातर लोगों से तो मैंने सुना, क्योंकि पहले तो सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन लोगों ने ले रखी। शार्क टैंक निकाला गया था मासेस तक पहुंचने के लिए, मासेस इतनी महंगी सब्सक्रिप्शन लेगा नहीं सोनी लिव की। अब वो यूट्यूब पे निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके एपिसोड, क्योंकि उनको भी रियलाइज हो रहा है। काफी इम्पोर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप जितने भी शार्क्स देखोगे, पहले थी मामाअर्थ जो गजल थी, वो अब नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, सब कुछ आईपीओ आ गया। हाँ, वो निकाल नहीं भाई, अब मैं हट जाती हूँ, मेरे को कंपनी बनानी है, मेरे को कंट्रोवर्सी में नहीं रहना। मामाअर्थ कंज्यूमर प्रोडक्ट है ना, कंज्यूमर को फेस करता है। लेंसकार्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर को फेस करता है। शुगर कॉस्मेटिक्स अगेन कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स B2C प्रोडक्ट है। उसके अलावा आप देखेंगे बाकी भी शादी.com, राइट, अगेन B2C, राइट, कंज्यूमर प्रोडक्ट है। हर कोई अपनी मार्केटिंग के लिए ही जा रहा है वहाँ पे, इवन शार्क्स, राइट, कि वहाँ से उनकी वैल्यूएशन बढ़े, वहाँ से कहीं ना कहीं उनको फंडिंग मिले। लेंसकार्ट ने खुद पिच करा शार्क टैंक पे, राइट, आपने देखा होगा एक एपिसोड में, अगेन फॉर मार्केटिंग। उसके बाद आप देखेंगे शुगर कॉस्मेटिक्स ने भी उसके बाद ही फंडिंग रेस करी है, एल कार्टरटन से उन्होंने पैसा रेस करा आफ्टर शार्क टैंक ओनली। उससे पहले शायद विनीता को कोई जानता भी नहीं था। कोई जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं होगा वो नहीं जानता होगा विनीता को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन लोग की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। बट इस सीजन के बाद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉपुलैरिटी गिरते जा रही है, और नेगेटिव सेंस में इनफैक्ट और आ रही है। एक होता है गुड इन्फ्लुएंसिंग, एक होता है बैड इन्फ्लुएंसिंग। गुड इन्फ्लुएंसिंग एक हद तक था जब आप एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे थे, जब आप जुगाड़ू कमलेश और झाजी जैसे लोकल ब्रांड्स एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब आप चले गए हो टीआरपी गेम में, जहाँ पे आप देखोगे कि आप हाइपर हो रहे हो फॉर नो रीजन, जहाँ पे आप देखोगे आप कमियां निकाल रहे हो फॉर नो रीजन। आप एक एक्चुअल चीज ऐसा प्रूफ करना चाह रहे हो अपने आप को, अपनी अथॉरिटी को, जो कि रियल लाइफ में है नहीं। रियल लाइफ में उसका कोई सब्सटैंशियल या कुछ बेसिस नहीं है। आप बोल रहे हो किसी फाउंडर को यार तेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, वो उस फाउंडर ने 20-30% ग्रो कर दिया लास्ट 3-4 साल से। तो मतलब आप जो कह रहे हो वो assumption है, वो जो कि फुली फ्लॉड assumption है। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ कि हाँ, आगे जाके शायद काफी सारे शार्क्स ना आए, राइट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो एक ना वैलिडेशन लूप में जा चुके हैं। अब क्या है कि उनकी इमेज ही ऐसे बन रखी है कि वो शार्क्स हैं, और वो अपनी इमेज पे वैसे ही मतलब करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कुछ जो शार्क्स हैं, जैसे जो पुराने से हैं, जो अनुपम है, विनीता है, इवन पीयूष है, मे बी कुछ टाइम तक तो आएंगे। बट मेरे को बड़ी एस्टॉनिशिंग सी बात ये लगती है साहिल कि इनकी
आप एक देखोगे, एक ना ग्राफिक बहुत ट्रेंड हो रहा था इंस्टाग्राम पे, क्योंकि खुद सारी कंपनी लॉसेस में है, राइट। अगर आप लेंसकार्ट हटा दो, लेंसकार्ट ने बेसिक लॉस करा था 8-10 करोड़ का लॉस, बट एनीवेज वो प्रॉफिटेबल रही है। सारी कंपनीज लॉसेस में, बारिंग एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा तो लेगेसी कंपनी है, तो वो प्रॉफिट्स में है। इनकी खुद की कंपनी इतनी लॉसेस में चल रही है, और ये लोग ज्ञान दे रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। ये लोग पीआर में इतना पूरा पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, 100 पॉडकास्ट कर रहे हैं इन्होंने इस सीजन में। इस सीजन के बाद तो मेरे कितने सारे, सिंस हम दोनों ही इस इंडस्ट्री के हैं, कंटेंट इंडस्ट्री के, इतने सारे लोग हैं हमारे जिनके साथ इन्होंने पॉडकास्ट करे। मेक शार्क्स अभी इनफैक्ट मिला भी था, एंड ही सेड दे वर फोर्स्ड टू डू दिस, राइट। दे वर फोर्स्ड टू डू दिस बिकॉज टीआरपी। They never wanted to do this also. और उनको पैसा तो नहीं मिलता, नहीं। वो एक तो पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको मार्केटिंग हो रही है, हाँ। और ऊपर से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धोखा हुआ है कि ओटीटी पे ले आए, ऑल्दो शायद पता हो उनको पहले से ही कि ओटीटी पे आना है, बट ओटीटी पे जो है, और प्लस जो नेगेटिव क्रिएट हुआ है, क्या पता, मुझे तो ऐसा लगता है शार्क टैंक का अगला सीजन ही ना हो सकता है। आप देखोगे शार्क टैंक एक ब्रांड बनी तो है, कि शार्क टैंक पाकिस्तान और शार्क टैंक बांग्लादेश भी इन टाइम में आ गया इंडिया के सक्सेस को देख के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद अगला सीजन शार्क टैंक का होना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सोनी एज एन आईपी, उसका शार्क टैंक इतना बड़ा आईपी नहीं रहा है जितना वो एस्टिमेट करा था। उसके सबसे बड़े आईपीज रहे हैं इंडियन आइडल, है ना, उसके सबसे बड़े आईपीज रहे कौन बनेगा करोड़पति, सीआईडी था, है ना, कपिल शर्मा शो था, कपिल शर्मा शो था। सीआईडी तो खैर उन्होंने वापस से रीलॉन्च कर दिया है। आहट भी शुरू करा। आहत है, सावधान इंडिया तो खैर कुछ कुछ एपिसोड्स आते थे। तो इनके ये कुछ लेगेसी आईपीज रहे हैं। अब शार्क टैंक तो आप ये भी देखोगे कि ब्रॉडकास्ट टाइम भी गिरते जा रहा है। जब टीवी पर भी आया फर्स्ट सीजन वाज कि वो 8 बजे के आसपास आता, फिर 9 बजे टाइमिंग हुआ, एक बार 10 बजे भी हो गया, कितना मतलब लेट 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 करता गया। प्राइम स्लॉट से हटाया गया है शार्क टैंक को, क्योंकि वो प्राइम स्लॉट वाले व्यूअरशिप भी नहीं दे रहा था। तो ये सारे सिग्नल्स हैं, और ओटीटी के रिलीज के बाद, है ना, कहीं ना कहीं लगता है कि शार्क टैंक सिर्फ एक ऐसी आईपी, मोनेटाइजेबल आईपी देख रहा है सोनी, जिससे उसको कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, बट उसको एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट होना नहीं देखते हैं। आजकल इनफैक्ट जितने भी ब्रांड्स आते हैं सब अपने डेक में डालते हैं एज सीन ऑन शार्क टैंक, है ना, पिच्ड ऑन शार्क टैंक। और कहीं ना वीसीज ने तो अब इनफैक्ट हमने तो इंटरनली वो बना लिया है कि अगर आप शार्क टैंक में पिच करके आए हो, मतलब बॉस आप तो एकदम ही गए गुजरे थे, आपका लास्ट ऑप्शन था। अगर आप वहां तक पहुंचे तो आप हमारे से फंडिंग में जाके रेस करो, कि आप इतने डेस्परेट थे। क्योंकि देखो वहां पे आपको 30-40 लाख 50 लाख से ऊपर कुछ पैसा मिलता नहीं है, आपका टाइम, एनर्जी, सब कुछ जाता है, राइट। आप वहां पे सिर्फ मार्केटिंग के लिए गए थे, मतलब आप इस लेवल तक आ गए हो कि हाँ, मतलब आप भी टीआरपी का पार्ट बन रहे हो। तो कहीं ना कहीं पता नहीं आप बिजनेस के लिए सीरियस हो कि नहीं। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर शार्क टैंक में पिच हो तो हम उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर एक बंदा पैसा रेज करने के लिए जा रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाए एंजल राउंड पे या शार्क टैंक लेवल पे, जितना पैसा 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ पे टाइप अगर कोई रेस कर रहा है, तो कहाँ तक उसका बिजनेस होना चाहिए? क्या उसको खतरनाक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है? जैसे मेरे को याद है इस सीजन के अंदर एक आए थे, वो बढ़िया बिजनेस कर रहे थे, बट उनको ना वो कहते क्या क्या है, कहते क्या होता है, एलटीवी क्या है, पैट क्या था, उनको बेचारों को टेक्निकल टर्म्स नहीं पता थी, धंधा आता था, बिजनेस कर रहे थे बढ़िया तरीके से, उनका बहुत मजाक बनाया गया था। तो क्या ये सारी चीजें सीखनी जरूरी है अगर पैसा रेज करना है? तो क्या क्या मैट्रिसेस देखे जाते हैं? क्या प्रॉफिट में होना जरूरी है? जैसे इस सीजन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया गया, खुद चाहे प्रॉफिट नहीं था, तो क्या क्या मैट्रिसेस है जो देखे जाएंगे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि साहिल ऐसा कोई एक मेट्रिक नहीं है जो स्टार्टअप में मैं बोलूं कि ये है तो बढ़िया है, क्योंकि हर एक मेट्रिक का ना एक साइड एलिमेंट होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में हो आज की डेट में, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मतलब आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर रहे हो, प्रॉफिट इज एफिशिएंसी। अगर आप लॉस में हो तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कमियां हैं विच इज नॉन एफिशिएंसी, चाहे वो कॉस्ट में हो चाहे वो रेवेन्यू में हो। तो ऐसे कुछ देखो ओवर द टॉप मेट्रिक हैं जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में लगेगा कि हाँ ये स्टार्टअप अगर ये कर रहा है तो अच्छा है, रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, अच्छा है, मतलब हर साल हर महीने 100% की ग्रोथ है। बट एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट हमेशा जो देखते हैं, इवन शार्क टैंक इंडिया पर भी, हमेशा वो पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं, बट जो भी शार्क्स भी जो पैसा लगा रहे हैं उसका रिटर्न उनको 3 साल बाद आएगा, है ना, उसका रिटर्न उस टाइम नहीं आएगा, 3 से 4 साल लगेंगे, क्योंकि और इन्वेस्टर आएगा, कंपनी ग्रो होगी, वो पैसा डालेंगे और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को पैसा वापस करेंगे। तो आपको ये देखना कि क्या ये ग्रोथ उतनी फास्ट हो सकती है, या प्रॉफिट उतनी जल्दी से बढ़ सकता है, क्या लॉसेस जल्दी कवर अप होके प्रॉफिट
एक हॉकी स्टिक जिसे जे कर्व कहते हैं, क्या उतनी जल्दी वो ग्रोथ हो सकती है? क्या रेवेन्यू जो है वो 100% बढ़ने की बजाय 200% बढ़ सकता है? तो क्या ये फास्टर ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है जो कि 3 से 4 साल में पैसा रिटर्न करके दे? तो इसलिए बिजनेस का वो मेट्रिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हर इंडस्ट्री का डिफरेंट होता है। कंज्यूमर इंडस्ट्री है, कोई अगर चिप्स की कंपनी है तो उसके में मेट्रिक होगा कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स डेली बाय कर रहे हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल ऐप है, राइट, अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल ऐप है, राइट से ऐप है ना, तो उसमें देखेंगे कि कितने यूजर टाइम स्पेंड कितना बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स अ वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें शायद खरीदना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट आप उस प्रोडक्ट पे कितना हुक्ड ऑन हो और कितना यूज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो हर अपने मेट्रिक को, अपने बिजनेस को समझो, इंपॉर्टेंट मेट्रिक को ट्रैक करो, एंड देन अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो टाइम कि वो मेट्रिक इंप्रूव ही आप कर रहे हो। बाकी चीजों को, जिसको हम वैनिटी मेट्रिक बोलते हैं, मतलब जो मैटर नहीं करता, उसके पीछे आप मत जाओ। अगर मैं स्टार्टिंग राउंड रेस कर रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग राउंड रेस कर रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे बड़ी कंपनीज भी हैं। अनअकैडमी की बात करके चलते हैं तो अभी खबरें निकल के आ रही थी शायद वो बिक सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, फिर फाउंडर आके कह रहे हैं नहीं हमारे पास पैसा पड़ा है, जो भी होगी डायरेक्शन। बट वो तो बहुत सारा वैनिटी मैट्रिक्स की तरफ चल रहा है। हाँ, इसलिए चल रहे हैं बिकॉज वो एक ऐसे लूप में आ चुके हैं लास्ट 1-2 साल, क्योंकि कंपनी के पास कैश ही नहीं बचा है। आप देखोगे अनअकैडमी में कितने ले ऑफ्स हुए हैं, बट आप ये भी देखोगे न्यूज़ की अनअकैडमी में चाहे जितना भी कैश कमा जाओ, फाउंडर लाइफस्टाइल जी रहा है। फाउंडर बर्बरी की टी शर्ट पहन के आया, उसने बर्बरी की टी शर्ट में 100 लोग 200 लोग को फायर कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं बचा है। तो कहीं ना देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज, इनफैक्ट शार्क्स या एनी ऑफ द फाउंडर्स ऑल्सो, राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कहीं ना कहीं वो कंपनीज जब 1-2 साल ऐसे एक सिचुएशन जिसको हम रेड जोन या डेंजर जोन कहते हैं, उस एरिया में आ जाती हैं कि वहां से रिकवरी इम्पॉसिबल होती है, तो आप वैनिटी मैट्रिक्स के पीछे ही भाग। आपके कैश, आपके बैंक में कुछ कैश नहीं पड़ा हुआ तो आप जाके देखोगे अरे यार वीसी से पैसा रेस कर लेता हूँ। आपके ऑपरेशंस रन नहीं हो रहे तो आप कहते हो लोग निकाल देता हूँ कि कॉस्ट बचेगी, चाहे वो हाई परफॉर्मिंग ही क्यों ना हो। तब आप सिस्टम की इनएफिशिएंसीज को अपनी इनएफिशिएंसी से बैलेंस करने की कोशिश करते हो। यार प्रोडक्ट की नेगेटिव मार्केटिंग हो गई है कि रादर देन नाउ इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, मैं अपनी पर्सनल ब्रांड अच्छी कर लेता हूँ। तभी आप देखेंगे, है ना, मैं अब अनअकैडमी ने भी एक शो करा स्टूडेंट्स के लिए, उसमें उन्होंने खूब पैसा खर्चा। जब वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं बचे, परिवर्तन करके शायद था अनअकैडमी का जो एक शो आया जिसमें समय रैना और ये सब लोगों ने होस्ट करा। खूब पैसा खर्चा उन्होंने, सारे एजुकेटर्स को बुलाया, आपने वीडियोस देखेंगे वो जीप में जा रहे हैं सारे एजुकेटर्स, खूब पैसा खर्चा। अब वो कहीं ना कहीं वही वैनिटी मैट्रिक की कंपनी की इमेज खराब हो रखी है, तो इन्वेस्टर पैसा डालने को रेडी नहीं है, तो कंपनी की इमेज ही धीरे धीरे फिल्टर आउट करो, चेंज करो। इसलिए सिस्टम की इनएफिशिएंसीज को समझना और वैनिटी मैट्रिक्स की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी के लिए वैनिटी मैट्रिक था, ये सारी चीजें उनके लिए सबसे बेस्ट मैट्रिक था कि कैसे इसको रिवाइव करा जा सके, कैसे रेवेन्यू बढ़ा सके, कैसे एक बिजनेस मॉडल बढ़ा सके। अच्छा ठीक है, हमने फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले, नहीं चले। हमने ऑनलाइन कोचिंग ट्राई करा कि आईएएस आईपीएस सब कर लें, नहीं चला। हम सिर्फ जेई और इन सब पे रहे, हमने कैट भी ट्राई करा, लिमिट नहीं चला वो भी। तो कहीं ना कहीं अपना कोर बिजनेस मॉडल समझ के उसी के अराउंड वर्क करना, वो उनका एक एक्चुअल फोकस पॉइंट होता। बट उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट पाथ अपनाया। राज शमानी करके भी क्रिएटर है, राइट। अब देखोगे उनकी भी एक कंपनी है अपनी, है ना, हाउस ऑफ एक्स के नाम से, जहाँ पे वो सेलिब्रिटीज हैं, उनको अपने डी2सी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में हेल्प करते हैं। अब वो भी कहीं ना कहीं उसको इतना क्रॉस प्रमोट नहीं करते अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ, राइट। तो उनके लिए शायद वैनिटी मैट्रिक ये है कि उनके कंटेंट कितना अच्छा चल रहा है, बिकॉज उनके कंटेंट इतने अच्छे चलने से उनके क्रिएटर्स के प्रोडक्ट बेचने का कोई लेना देना नहीं है। अगर लेट्स से वो दे वर्क विद लेट्स से प्रिंस के साथ उन्होंने काम करा, है ना, किंग के साथ काम करा उन्होंने टू सेल आउट देयर ओन परफ्यूम मर्चेंडाइज कॉल्ड ब्लैंको। अब वो जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है, वो जो है वो उस क्रिएटर की ऑडियंस है, वो क्रिएटर वो प्रोडक्ट क्वालिटी पर फोकस करना इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगेन जो गौरव तनेजा वाला पॉइंट था कि इन्फ्लुएंसर अपने रीच से एक लेवल तक बेचता है, फिर उसका प्रोडक्ट खुद बिकता है। तो उनका मेन मेट्रिक था फोकस ऑन दैट, नॉट एक्चुअली फोकस मे बी इंटायरली ऑन द कंटेंट। सो ही इज डूइंग ग्रेट इन द कंटेंट पीस, राइट, ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो अच्छा काम कर रहा है काफी। बट कहीं ना कहीं वैनिटी मैट्रिक उनके लिए ये बन जाएगा कि उनका कंटेंट कितना अच्छा चल रहा है। उनकी रीच और एंगेजमेंट से उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई मैटर नहीं करता। उसके लिए आपको बेस्ट सोर्सिंग, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें चाहिए, आपको रीच और एंगेजमेंट नहीं चाहिए। तो ये आइडिया तो नहीं है कि अपना पर्सनल ब्रांड इंप्रूव करो जिसकी वजह से रीच आउट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बेचने थोड़े आसान हो जाएंगे। एक आप ना खुद की ईगो को फीड कर रहे हो इसमें हम्म कि कंपनी तो चल नहीं रही, मैं खुद डिप्रेशन में ना चले जाऊं, तो मैं खुद अपनी पर्सनल ब्रांड बढ़ा लेता हूं। मैं तो मसीहा हूं, कंपनी चले ना चले, एट द एंड ऑफ द डे यार देखो, आप मानो कि लेट्स से अगर आपकी ऑफिस जल रहा है,
फॉर एग्जाम्पल, और आप कहीं दूसरी जगह जाके अवार्ड ले रहे हो फॉर द बेस्ट ऑफ बॉस इन द ऑफिस, अब आपको उस टाइम पे सिचुएशन जो डिमांड करती है वो चीज तो कर नहीं रहे. यू आर द बेस्ट बॉस इन द ऑफिस बट यू आर नॉट देयर व्हेन योर ऑफिस इज ऑन फायर. तो आपको तो वहां होना चाहिए ऑफिस इज ऑन फायर. आप वो कर दो, आपको अवार्ड की क्या वैलिडेशन यार. इसीलिए मैं कहता हूँ वो पर्सनल ब्रांड एक जो है इंपॉर्टेंट है. तब जाके अगर लेट्स से अवार्ड भी जीत रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता यार. और इन्होंने और लोगों के साथ भी प्रोडक्ट्स चालू करे है ना. शेफ संजोत खीर के साथ इन्होंने अपना किचन वेयर अप्लायंस भी स्टार्ट करा, नहीं चला इतना ज्यादा. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट हैज टू स्पीक फॉर इटसेल्फ यार. पर्सनल ब्रांड से और कितना आपके यूट्यूब रेवेन्यू से, जो अनुपम मित्तल ने पूछा, भाई कुछ मैटर नहीं करता यार. प्रोडक्ट पूछो ना, प्रोडक्ट में दम है कि नहीं. आप ये पूछो कि मिक्सेबिलिटी प्रोडक्ट की कैसी है. आप ये पूछो कि वे इंडिया में सालों से लोग कंज्यूम नहीं कर पाते, आपने इसमें क्या एक डिफरेंट एलिमेंट डाला है कि वे कंज्यूम हो. आप पूछो प्राइस पे यार. आप पूछो गॉज मैनेजर से, पूछो कि प्राइस आपके प्रोडक्ट का 3400 3500 3600 रुपए तक का है. जबकि इंडिया में मोस्टली वेज जो है, अच्छे वेज, मसल ब्लेस का ले लो, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ले लो, 2200 रुपए में आ जाते हैं. आपका 1000 1200 लेके आप प्राइस सेंसिटिव मार्केट में कैसे करोगे यार. ये क्वेश्चंस बनते हैं पूछने. सालों से वो ब्रांड्स हैं, वो नहीं कर पाए क्रैक मार्केट को, आप कैसे करोगे. बट आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे ध्यान दे नहीं रहे हो. एक छोटा सा और एलिमेंट था, क्योंकि मैंने भी इस पे वीडियो बनाई थी. कहीं ना कहीं मार्केट, वहां पे मार्केट साइज बोला गया था 7000 करोड़ का है वे प्रोटीन का इंडिया में. बट एक्चुअल मैंने जब रिसर्च करी, मार्केट साइज 800 करोड़ से ऊपर का नहीं है. इंडिया में वे प्रोटीन मार्केट है, बट 90% जनता इंडिया में वे कंज्यूम ही नहीं कर पाती है ना. क्योंकि हमारी बॉडीज जो है वो बाय नेचर प्रोटीन रिच बॉडीज नहीं है, प्रोटीन डेफिशिएंट बॉडीज है हमारी. प्रोटीन जो है हम इतना लेवल पे कंज्यूम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा उस हिसाब से लाइफस्टाइल वैसा नहीं है कि हम कंज्यूम कर पाए. आप वे खा लो, खा खा के मोटे होते रहोगे. जब तक आप वे को यूटिलाइज नहीं करोगे, कंज्यूम नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, वो नहीं होगा. तो इसीलिए यही है कि आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो यार. आप पर्सनल ब्रांड लेके ना डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो अपने बिजनेस से, और आप खुद को धोखा दे रहे हो किसी और को धोखे देने के बजाय. और कोई स्टार्टअप है जो आपके हिसाब से गलत कर रही है सभी? काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा. शार्क टैंक इंडिया में भी जो आके पिच कर रहे हैं, कुछ कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कि D2C में कुछ प्रोडक्ट बना रही हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स में हैं, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स में हैं, कुछ हाइजीन में हैं, कुछ कंपनीज हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट को रिवाइव कर रही हैं इंडियन आर्ट में. आई एम नॉट सेइंग ये सब गलत कर रही हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इन कंपनीज में ना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल मिसिंग है. ये कंपनीज क्या कर रही हैं कि सिर्फ एक प्रॉब्लम पकड़ के इसको एज अ साइड एक्टिविटी सॉल्व कर रही हैं. और स्टार्टअप में ना ये लोग क्या कर रहे हैं, शार्क टैंक इंडिया का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि किसी भी फाउंडर को ये नहीं पता कि पैसे से ग्रो कैसे करेगा. उसको सिर्फ अनुपम चाहिए, विनीता चाहिए, अमन चाहिए, है ना, पीयूष बंसल चाहिए, बस ये चाहिए. उनका करेंगे क्या. अरे अनुपम की 200 से प्लस कंपनीज हैं, उसके पास टाइम है कि आप वो एक एक को बैठ के काम करें. आप पैसे से कैसे ग्रो करोगे, वो तो आपको आइडिया है नहीं. तो शार्क टैंक पे जाके आप इतनी इक्विटी दे के आ रहे हो, और इक्विटी भी धड़ल्ले से दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो यार. मतलब 5% इक्विटी के लिए, मतलब ये क्या चल रहा है, ये मजाक ही चल रहा है. आपको जब आइडिया ही नहीं है कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, क्या करना है उसके साथ, तो फिर कोई सेंस नहीं बनाता है. और एक तो बज़वर्ड बन चुका एआई. कोई भी काम के ऊपर चैट जीपीटी लगा दो और बोलो कि एआई से ये चीज सॉल्व कर रहे हैं. एआई ना लोगों ने ऐसे मान रखा है कि अच्छा चैट जीपीटी है तो वो एआई है. चैट जीपीटी पे आप लेट्स से हेल्थ की क्वेरी डाल दो तो हेल्थ एआई बन जाएगा, फाइनेंस की डाल दो तो फाइनेंस एआई बन जाएगा, है ना. ऐसे कुछ भी डालो चैट जीपीटी पे और एआई का नाम ले लो. चैट जीपीटी आउटसोर्स्ड है, ओपन एआई पूरा ही. द रीजन इट्स कॉल्ड ओपन एआई इज बिकॉज इट्स ओपन सोर्स. आप उसको इंटीग्रेट कर लो, हो गया आप एआई स्टार्टअप. बट एआई का कोई, भाई एआई की फाइन ट्यूनिंग होती है, मॉडल की एक्चुअल एक ड्रिलिंग होती है. एआई को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किन फंक्शंस में एआई को यूज करना है, किन फंक्शंस को नॉन एआई रखना है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एआई की एक्यूरेसी सेट करना, एआई की एक्यूरेसी मैच करना, राइट, रियल टाइम में उसको इंटीग्रेट करना, इट्स अ टफ थिंग. अभी मैं आपको जो कंपनी दिखा रहा था, हाँ. इतना पैसा रेज कर लिया है और एआई के नाम पे बस कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. एआई के नाम पे कुछ भी हो रहा है. लोग कह रहे हैं अच्छा आपका पेट 10 साल में कैसे बीमार होगा, ये भी आप एआई बता देगा. अरे 10 साल तक पेट रहेगा भी नहीं, मेरा क्या पता, ये बीमार तो दूर की बात है. तो इंडिया में ना वही है, जो बजवर्ड होता है लोग पकड़ लेते हैं. पहले एक आईओटी था बहुत पहले 2015-16 में, फिर क्रिप्टो आया, है ना, क्रिप्टो सबने पकड़ लिया, फिर आपका ये आ गया, एआई आ गया. मे भी आगे जाके कुछ और नया वर्ड आ जाएगा, लोग पकड़ लेंगे. तो वीसीज क्या इस टाइम पे एआई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं? आई थिंक कर रहे हैं, एआई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है. बट आप देखोगे कि एआई की मार्केट अभी भी इंडिया नहीं यूएस है.
जितनी भी कंपनीज हैं वो पैसा उठा रही हैं, वो यूएस जा रही हैं। इनफैक्ट आज ही मेरी एक अपने फाउंडर से बात हो रही थी, उनने यहाँ पे रेस करे हैं 2-2.5 मिलियन 3 मिलियन रेस करे हैं, उनसे दोपहर में बात हो रही थी। वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उनको यूएस जाने का मन है। वो क्या करते हैं कि व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनको आइडिया ना हो, वो बेसिकली जो भी फोटोशूट्स होते हैं, मॉडल फोटोशूट्स या किसी भी चीज़ के फोटोशूट्स, उसको एआई से जनरेट कर देते हैं पूरा, राइट। और उसको कस्टमाइज करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वो लगाया, उस कपड़े लेके आते हैं पूरा, उसको स्टॉक करके इन्वेंट्री वाइज कैटलॉग बनाते हैं पूरा, अच्छा फाइन ट्यून। बट इंडिया भी मार्केट उसकी खैर नहीं है, और महंगा बहुत, 8-10 हज़ार रुपये ले रहे होगे शायद। 200 रुपये पर फोटो, 200 रुपये फोटो, ठीक है। ना चीप है, बट है कि इंडिया में 200 रुपये भी लोग नहीं दे रहे। हाँ, वही वो कहता है 50 रुपये फोटो शूट हो जाता है। ये बात क्या है, मैंने जब कंपनी बेची थी ना, तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत मज़ा आया था। तो मुझे पता लगा इन पेंटिंग कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो मेरे को पता लगा इन पेंटिंग हम भी कर सकते हैं, अपना जीपीयू रन करना पड़ेगा, उसमें हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने ये अपने एक लोकल जीपीयू में प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके। अब फाइन ट्यूनिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब जब मैंने उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट में लोगों से पूछना शुरू किया, क्योंकि एजेंसी नहीं कर सकता था, पर उनके फोटोशूट तो होते थे, तो मैंने उनसे ऐसे रैंडमली पूछा। मैं कहा देखो, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि तुमसे 10,000 रुपये लूंगा महीने का, जिसमें तुमको मैं तुम्हारे पहले प्रोडक्ट ट्रेन करवा दूंगा, कि तुमको जैसे कोट करवाना है एग्जाम्पल के लिए, मैं आपसे 8-9 फोटोज मांगूंगा अलग अलग व्यूज के अंदर, आप मुझे वो फोटो दे देना हमारे वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ट्रेन होगा। ट्रेन के बाद में जैसे चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आप लिखना कि एक पर्सन जो कि हवा में उड़ रहा है, उसने कोट पहन रखा है ऐसा, वो इमेज जनरेट हो जाएगी। कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैं आपको 10,000 रुपये में कुछ 50 प्रोडक्ट्स दूंगा और अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट्स दूंगा, महीने के अंदर जितनी इमेजेस जनरेट करने कर लो। क्या ये सही लग रहा है? सबने मना किया, मतलब मैं कहूंगा 100 में से एक बंदे ने कहा कि कर लूंगा। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं ना सिर्फ पूछता नहीं हूँ, मैं पैसे ले लेता हूँ। अगर कोई हाँ कहता मैं दे दे भाई, करवा देता हूँ मैं। तो मेरा हमेशा एमवीपी टेस्ट करने का लॉजिक यही होता है, क्योंकि लोकली तो चल ही रहा था, तो मैंने कहा करना ही होगा, लोकली कर दूंगा, मेरा हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा क्या इसकी डिमांड है या फिर नहीं है। तो मेरे को यही समझ में आया, इंडिया के अंदर लोग जो कहते, उनका उसका थॉट ही ये था, उसका ये कहना भाई 50 रुपये में मेरा फोटोशूट होता है, मेरे पास आता है, सारा सामान लेके आता है, फोटो खींचता है और चला जाता है, अलग अलग एंगल में मेरे को खींच के देता है, और उसको मैं कहता हूँ रील बना देता है, मेरे को रील भी बना देता है। मैंने वही बोला, आज में मेरे जो कंपनी है वो फाउंडर यही पूछ रहे थे कि इंडिया में अभी भी हमें लोग कॉस्टली और एज अ प्लस एक्टिविटी देखते हैं। कोई भी जो मॉडल शूट्स हो रहे हैं वो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हमें शायद 1-2 फोटोज एक्स्ट्रा दे देंगे, आप करो। तभी मैंने ये समझाया किसी भी स्टार्टअप में, इनफैक्ट हमारी ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि दिस इज अ कैटेगरी क्रिएशन प्रॉब्लम। जब आप कोई भी नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, विच इज एआई फोटोशूट्स है, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट कैटेगरी। बट यूएस में वो कैटेगरी ऑलरेडी बिल्ट है। यूएस में लोग कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट देखते हैं, अगर 50-60 रुपए एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो वो दे रहे हैं। यूएस में लोग 1,000 रुपए भी दे रहे हैं इस चीज का, 1,000 रुपए 2,000 रुपए भी दे रहे हैं इस चीज का, जो कि इंडिया में 200 रुपए भी नहीं दे रहे लोग, क्योंकि वहां पे लोग बल्क हैं, वॉल्यूम्स हैं, और कॉस्ट जो है वो साइड में रखते हैं, कन्वीनियंस पहले देखते हैं कि मैं मॉडल लेके आऊंगा, सारा सेटअप लगाऊंगा, टाइम लगेगा, पसीना एफर्ट्स लगेंगे, एक हेड ऑफ प्रोडक्शन बिठाऊंगा, सब कुछ करूंगा, पूरा दिन जाएगा मेरा। हाँ हो जाएगा काम 50-60 रुपए में, पर दिन की भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यार, है ना। और ये मैं स्केल पे तो कर नहीं सकता, रोज तो फोटोशूट्स नहीं कर सकता ना मैं। मेरा तो आइडिया क्या था कि एक एड पैनल बनाएंगे, उस एड पैनल के अंदर ये इंसेंटिव होगा, तो आपको एड रन करनी है, उसके लिए अलग अलग क्रिएटर्स चाहिए, तो क्रिएटर्स एआई से बन जाएंगे और आप उन क्रिएटर से ऐड चला सकते हो। मेरा आइडिया ये था, बट अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ना जो गूगल एड्स के अंदर शॉपिंग है, उसके अंदर एक ऑप्शन निकाल दिया है, एक्सपेरिमेंटल है अभी, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की फोटो डालो, वन क्लिक करो, बैकग्राउंड रिमूव, उसके बाद में प्रॉम्प्ट डाल दो, वो शेडोज तक क्रिएट कर रहा है। मतलब इन पेंटिंग वाला जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो मॉडल फोटो कपड़े तो नहीं चेंज कर रहा, बट अगर आपका एक बेसिक प्रोडक्ट है, जैसे कप है, आपको कप दिखाना है सैंड के ऊपर पड़ा हुआ है, हाँ वो तो दिखा दे, तो ये वो फ्री में करके दे रहा है। वो तो है, तो देखो भाई, क्या चीज कर रहे हैं मार्केट के अंदर। वो तो है। पर क्या एआई एक बज है अभी टाइम पे वीसीज के लिए? क्योंकि जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो एआई के अंदर बहुत इन डेप्थ में है ना, उनको पता है एआई में क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें ना ओपन सोर्स मार्केट में पड़ी है, आप उसके ऊपर एक लेयर बना रहे हो, और मैंने खुद देखा है कि लोगों से पैसा रेस किया जा रहा है। हाँ, इसको हम बोलते हैं रैपर प्रोडक्ट्स, टेक्निकल लैंग्वेज में। रैपर प्रोडक्ट्स यही होते हैं कि आप रैपर लगा के किसी को बेच रहे हो, चंदर टॉफी माल सेम ही हो। और ये हर टाइप के जो रैपर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप देखो एआई असिस्टेंट है, एआई
कैलेंडर शेड्यूलिंग आपके कैलेंडर से इंटीग्रेट हो जाएगा। आपको बोलने की, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है कि साहिल खन्ना आदित्य अरोड़ा पॉडकास्ट, आप सीधा बोल दो साहिल खन्ना आदित्य अरोड़ा पॉडकास्ट इतने टाइम इतने बजे खत्म, डन। ये टाइप रैपर प्रोडक्ट्स हैं, ये चैट जीपीटी भी आप इंटीग्रेट कर लोगे तो हो जाएगा, पर लोग इसको एआई बोल के बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही मुझे लगता है कि ये रैपर प्रोडक्ट्स का फ्यूचर जो है, ये तो फ्यूचर नहीं है इंडिया का। बट पैसा मिल रहा है। मैं एक कंपनी को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेता, चलो, जिसका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और वो पीछे ओपन एआई चला रहे हैं। मुझे पता है वो कैसे कर रहे हैं प्रॉब्लम, और उनका जो प्राइस है वो ओपन एआई से सस्ता पड़ रहा है। हाँ तो जो सॉल्व करके दे रहे हैं, मैं स्टार्टअप में लॉस है, चलता है, हम तो अपना काम करवाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मैं वो कह रहा हूँ फंडिंग हो रही है, ऐसे दबा के हो रही है। फंडिंग तो आजकल हर चीज़ों की हो रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, फंड्स भी इतने खुल गए हैं, है ना। हर दूसरे दिन कोई नया फंड खुलता है, हर दूसरे दिन कोई नया एंजल इन्वेस्टर आता है ना। लोग के पास पैसा इतना बन रहा है, वेल्थ इतनी बन रही है, कहाँ लगाएंगे, स्टार्टअप में लगाएंगे। और शार्क टैंक ने, चलो हम इतनी इन्होंने थोड़ी बुराइयां कर दी हैं पॉडकास्ट में, बट एक अच्छी चीज़ ये करी है कि स्टार्टअप इन्वेस्टिंग अब लोग को पता है। जो आप टर्म्स कह रहे हो क्या के सब, अब लोग को पता है कि क्या होती है बिट्टा वगैरह, पता है लोग को क्या होता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, लोग को पता है ये चीज़ें। बट कहीं ना कहीं वही है कि लोग एआई के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में एआई की एजुकेशन सैडली बहुत कम है। एआई एग्जैक्टली क्या करता है, और जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन और एआई लोग दोनों साथ मिलकर यूज करते हैं। ऑटोमेशन इज नेवर एआई and AI is never automation. Automation is a very very small part of AI. AI is much bigger than automation. AI सिर्फ ये नहीं कि जो आप काम ह्यूमन करते थे वो ऑटोमेट। जो अभी एजेंट्स आए हैं, एजेंट्स तो ऐसा कहा जा रहा है सैस को खत्म कर सकते हैं। हाँ सेल्स फोर्स वालों ने अभी से अपना एजेंट बनाना शुरू कर दिया, उनको पता है उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी मैंने उसका देखा था, सैमसंग का शोकेस देखा था, उसमें उन्होंने क्या किया, एंड्रॉइड में आ जाएगा अपडेट, ये सभी फोनों में आ जाएगा, मतलब जो 8 जेन से ऊपर वाले हैं। तो उसके अंदर क्या है, मैं खाली बोलूंगा कि यार आदित्य को एक मेल डाल दियो कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो अपने आप असिस्टेंट मेल में जाएगा, उसको पता है मैं किस आदित्य की बात कर रहा हूँ, और वो मेल ड्रॉप कर रहा है। या मैं कहूंगा, यार आदित्य से मेरी बात हुई थी पिछले हफ्ते, एक बार देखियो क्या बात हुई थी, पूरी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी बताइयो। वो ढूंढ के, उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, करके दिखा रहा है। ये एंड्रॉइड में लोकली चलेगा। तो आप समझो, अगर ये टास्क फोन के अंदर ही होने लग जाएंगे, तो जो इसके अराउंड प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो तो डेड ही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तेजी से यही चल रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट जो निकाला है, अगर उसको पीछे पावर अच्छी मिल रहा है, तो को पायलट भी बहुत सारे काम ऑटोमेट कर देगा विद इन अ डिवाइस। तो सैस खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। मैं खुद तो बताता हूँ, मेरी खुद की एक पोर्टफोलियो कंपनी है, वो यही करती है, दिस इज कॉल्ड गूगल फॉर इंटरनल सर्च। क्या करती है, आपने यार साहिल मेरी कंपनी में काम करता था, 5 साल पहले उसने छोड़ा, और 5 साल पहले हमने क्या बोल के छोड़ा ये भी बता देगा वो आपको, कि आपकी जब लास्ट मीटिंग हुई थी 5 साल पहले, उसके नोट्स क्या थे, उसमें क्या काम करा, क्या बोल के छोड़ा। अब मैं साहिल कभी भी 5 साल बाद आ जाएगी, यार इतना फिर से काम करते हैं। साहिल कभी मुझे कहीं मिल गया, किसी ने रेफरेंस डाला, यार आप साहिल के साथ काम करते थे क्या, अब मेरे को याद थोड़ा रहता है। एआई इतने लेवल तक है कि आपको ये सब चीजें करके बता देता है। एआई आपको ये भी बता देता है कि यार आपने 12 साल पहले आपकी हेल्थ के मॉनिटर्स कैसे थे, आपने क्या खाते थे उस टाइम में, आपका लाइफस्टाइल कितना था, ये सब तो आपकी स्मार्ट वॉच पे रिकॉर्ड हो रहा है। और अब 12 साल बाद आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ। आप देखो ना, आज एआई से इतना आजकल वायरल चल रहा है, वो एंटी एजिंग पे जो डिस्कशन चल रहा है। एआई आजकल ये भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपके हार्ट के कौन से मॉनिटर्स जो हैं वो खराब जा रहे हैं, और ओवर टाइम आपको कौन सी रिस्क हो सकती है। सब डेवलपिंग साइंस है, डेवलपिंग एआई से हम कहते हैं। और आई थिंक इन यूएस में तो बहुत बड़ा है ये। इंडिया में लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं। इंडिया का लोग कह रहे हैं शायद खुद का एलएलएम भी आ सकता है, अगर आ सकता है। गवर्नमेंट कह रही है कि इस साल ही निकाल देंगे, हाँ कि वो, और उन्होंने बहुत सारे जीपीयूज डिप्लॉय करे हैं, यस, वो निकाल देंगे। और वो कैसा निकालेंगे अभी तक ये सब्जेक्ट पता है। नहीं है, पता नहीं है, बट देखो आप, कुछ भी पॉसिबल तो है ना। डीप सीक जैसा तो नहीं निकालेंगे, उम्मीद तो ऐसी है। उतना खतरनाक तो नहीं निकालेंगे, और निकाल देंगे। चलो, थैंक यू, बहुत मजा आया। थोड़ा एक्सपोजिव वीडियो बन गई है। हमने बहुत सारे कंपनीज के बारे में, और बहुत सारे जो स्टार्टअप के कल्चर में नेगेटिव चल रही है, उसके बारे में बात करिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी, एंड आई होप ऑल ऑफ अस एंजॉयड यार। उम्मीद करता हूँ सभी को मजा आया होगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अगला टॉपिक आदित्य के साथ में क्या करें, क्योंकि पास में ही रहता है, मेरे घर के पास में ही। आ जाओ, कभी भी आ जाओ। कोई टेंशन नहीं है, टॉपिक बताओ, हम करेंगे। ये एक वीसी कंपनी रन करते हैं, तो क्रेडिबिलिटी पहले बता दूं, दिख रहे हो भाई छोटा लगता है, बट काम बहुत सारे करता है। थैंक यू।
तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।